नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में कुछ नए स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे। इससे पहले भी हमने एक बार इस स्टॉक के ऊपर चर्चा किया था जिसका नाम था फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। ये बेसिकली क्या है, इस कंपनी को कहते हैं बीपीओ और केपीओ की कंपनी, अर्थात हम आमतौर की भाषा में कहते हैं कि कॉल सेंटर वाली कंपनी। आमतौर की भाषा में यही कहते हैं। और कॉल सेंटर वाली कंपनी की जो चर्चा की विषय है आज का, वो ये है। तो हमने जब शायद एक महीने पहले स्टडी किया था, इससे पहले भी मैंने एक बार स्टडी किया था अपने दूसरे चैनल के ऊपर। इस स्टॉक में अपने हायर टू हायर को देखा जाए तो लगातार तोड़ती नजर आती है, जिसको कहते हैं ना 52 वीक की नियर अबाउट द तोड़ने वाली प्राइस के आसपास, जो कि तोड़ी थी और दोबारा तोड़ने के प्रयास में लगी हुई है। जो पुराने हिस्टोरिकल डेटा था उसको तोड़ करके आगे निकलने के लिए तैयार करती हुई नजर आ रही है। तो क्या इस स्टॉक की पोटेंशियल ऐसे ही लगातार बढ़ती नजर आई है, तो क्या आगे भी बढ़ेगी? इसके पीछे हम फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल ट्रेंड की बात करने की प्रयास करेंगे। जो कंपनी देखा जाए यहाँ पे कहती है कि फर्स्ट रिक्वायर्स एस सेंसर्स को एक इन्होंने एक्वायर किया है। इसके अलावा देखा जाए कंपनी जो कि कहते हैं ना बीपीओ कॉल सेंटर, ये कंपनी का कामकाज देखा जाए तो कहती है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, पब्लिक सेक्टर और यूटिलिटीज के लिए कंपनी कामकाज। कम्युनिकेशन की बात करें या मीडिया रिटेल की बात करें, चाहे एडिटेक को लेकर के देखा जाए, इन सभी सेक्टरों में, चाहे यदि हम इसको सर्विस की बात करें तो एआई एंड एमएल के ऊपर कामकाज करती है। कलेक्शन का कामकाज है, आपको पता है जो मार्केट में कुछ ऐसे डेट्स होते हैं जिसको कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इनका कामकाज कलेक्शन से रिलेटेड है। कंसल्टिंग का कामकाज है, कस्टमर एक्सपीरियंस जो कि नॉर्मल कॉल सेंटर जिसको कहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजीज, आईटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस, ट्रस्ट है, उन्होंने कहा है। ये जो डेटा कंपनी कहती है, और कंपनी के बाद देखा जाए तो ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। और कंपनी में जो है वो लगातार ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर आती है, और मार्केट नियरली कह सकते हैं कि अब 25,000 करोड़ के आसपास की पहुंचने की उम्मीद से चल रही है, जो कि हायर टू हायर को लगातार तोड़ती नजर आती है। बुक वैल्यू जहां पे केवल 52 का है, इंटरेस्टिंग वैल्यू केवल 88 का है। इन दोनों की आकलन के बेसिस पे मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी बड़ी है कंपैरिजन विद द अदर कंपनीज सच एज द सेम सेक्टर ऑफ द वर्क। देखा जाए तो बाकी जगह पे 39 लोगों की भीड़ है, तो यहाँ पे करीब 44 लोगों की भीड़, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट करीब करीब 12% से ज़्यादा की हाइक हो चुकी है, ऐसा कुछ आंकड़ा कहता है। 12-13% की हाइक हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट में देखने को लगा कि हायर टू हायर 344 को उन्होंने टच किया था, फिलहाल दोबारा 334 के आसपास खड़ी है, और लोअर की बात में 148 के आसपास क्या था। अब इसके भीड़ के पीछे कारण देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का कहता है 7 रुपया 44 पैसा, अर्थात समझ में ही आती है करीब करीब कितने का, 74% की अर्निंग करती है एज फ्रॉम द, किसके बेसिस पे, फेस वैल्यू के बेसिस। जहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी के बारे में कहते हैं 0.41, काफ़ी कम कहता है, करंट रेशियो भी काफ़ी कम है। इसके अलावा की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग करीब 53% की, और प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, अच्छी बात है। तो इस सभी के पीछे देखा है तो आरओसी कहती है करीब 15%, आरओई की बात करें 14%, जबकि कंपनी डिविडेंड पेइंग रिकॉर्ड भी मेंटेन करती नजर आती है। और वो इसका आंकड़ा से यदि देखा जाए तो इसमें क्या कहती है, सभी एस्पेक्ट को हम समझते हुए जहां पे हमने हाइलाइट्स किया है उसको कंप्लीटली डिटेल की तरफ चलेंगे। केवल और केवल यहाँ डेटा देखने के बाद संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि कंफर्मेशन इस बातों का नहीं मिलता जो क्या स्टॉक की जो प्राइस है फिलहाल, जो 334 के आसपास 344 तक पहुंचा था, क्या आने वाले समय में स्टॉक की कीमत क्या 500 से 600 हो सकती है? ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें जानना पड़ेगा फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड की बात, और क्या करेंगे, रिस्क टू रिकंसिडरेशन की चर्चा कर। इसके लिए हमें अलग अलग फैक्टर पर चलना पड़ेगा, और साथ में गोल्डन रूल को भी समझेंगे, जो एक क्या कहता है, ये मार्केट की रूल के बेसिस पे संकेत देता है, आभास दिलाता है इन बातों को जहां से कुछ किया जा पॉसिबिलिटी निकल के। क्या देखिए, कंपनी में वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं था, मतलब मार्केट में जो खरीद और बिकवाली चल रही थी वो आम तौर पे जो चलती है वही चल रही थी। लेकिन कुछ टाइम पहले की बात है, और उससे पहले की बात है, हमने जब स्टडी किया था उसके टाइम की बात करूं, आज के टाइम की बात करूं, तो मार्केट में क्या हुआ,
एक ऊंचाइयों तक टच करती हुई आई। और मैं इसको एग्जैक्टली टाइम की बात करूं तो हमने जब स्टडी किया था इस कंपनी को लेकर के, उसका टाइम फ्रेम की बात करूं तो हमने किया था 24/8 को। ठीक है, 24/8 को हमने स्टडी किया था इसको लेकर के। और अभी देखिए मैं डेटा लेता हूँ 24/8, हायर टू हायर के आसपास कंपनी का कामकाज था उस टाइम पे। नियर अबाउट कह सकते हैं, यदि उस टाइम पे भी सेम प्राइस आसपास चल रही थी, अभी जाकर के इसको कह सकते हैं ब्रेकआउट नियर अबाउट द सेम प्राइस पे आके दोबारा खड़ी होगी। थोड़ा सा मार्केट ने डिप तो लिया था, लेकिन डिप किसके बेसिस पे लिया था? प्रॉफिट बुकिंग पर्पज से लिया था। अब जानने के प्रयास करेंगे कंपनी लगातार। देखिए आप एक्विजिशन की बात किया था कंपनी ने, एक्विजिशंस में हमने देखा 23 को एक्विजिशन था और मीडिया रिलीज की बात नहीं उन्होंने अपडेट किया था कंपनी। इसके अलावा की बात करूं तो किन्होंने क्या अपडेट दिया इसके बारे में यदि चर्चा करें तो हमारे सामने कुछ डेटा निकल के आएगी जो सेंटिमेंट को दर्शाता है, जहाँ पे कंपनी कहती है कि हमने एक यूके बेस कंपनी का 100% इक्विजिशन किया। कहते हैं जो कंपनीज है जो कि इनके फर्स्ट सोर्स लिमिटेड है यूके, जो होल्डी ऑन सब्सिडरी है, अर्थात यूके में कंपनी इनकी है जो होल्डी ऑन सब्सिडरी ऑफ इस कंपनी का है। और वहाँ पे एक कंपनी है सेंसस करके, जो कि यूएस में कुछ 100% ऑनरशिप ऑफ द, जो कि जीबीपी, जो कि कह सकते हैं कि जो कि पाउंड की बात होती है, वहाँ पे 42 मिलियन पाउंड की कंसिडरेशन ने पे आउट किया है। अब इसको यदि इंडियन में कन्वर्ट करेंगे तो नियर लगता है, नियरली करीब 64-68 के आसपास आ जाती है या उससे ज़्यादा आती है। मुझे लगता है कि इसका प्राइसिंग नियरली कहते हैं कि 90 और इसके आसपास आनी चाहिए, उससे ज़्यादा यूएसटी से ज़्यादा प्राइस इसकी। चलिए हम जानने के प्रयासरत इस कंपनी को लेकर के क्या कहना चाहती है कंपनी का स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों देखा गया कंपनी को लेकर के, जो यदि फंडामेंटल की तरफ हम देखें तो हमारे सामने ये निकल के ये आती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को मानते हुए कंपनी ने, चाहे हम पिछले साल से कंपेयर करें या करंट लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, मतलब क्यू और क्यू और एज वेल एज द वाई वाई, बोथ आर द इंक्रीजेबल बट परसेंटेज एज पर द वाई वाई is 17% increasing and next is the almost is a टोटल EBITDA की बात करूँ करीब 7% से ज़्यादा की उछाल बनाती है, जो कि लगातार एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात करती है। ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने देखा तो ये कहती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी चलते हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम चलते हैं। दोनों तरफ से हमारा जो आंकड़ा है ना, हम लगातार अपने बिजनेस को लगातार डेवलप करते नजर आते हैं। इसके प्रति ये कहती है कि परसेंटेज आज पर द कहती है 5% रिवेन्यू से लेकर के EBITDA में करीब करीब 17% से ज़्यादा की उछाल बनाती नजर आती। तो ये भी क्या कहता है? स्ट्रांग बताता है। मतलब ये क्या कंपनी के बारे में क्या देखा, चाहे वो क्यू और क्यू का डेटा हो या ट्रेंडिंग के डेटा हो या वाई वाई की डेटा हो या ट्रेंडिंग के डेटा हो, दोनों इनको क्या कहता है? स्ट्रांग की बात करती नजर आती है। और इसमें यह भी आंकड़ा कहता है, केवल और केवल उसी टाइम फ्रेम की बात नहीं करूं, पूरे के पूरे हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम की बात करूं तो कंपनी ने अच्छी खासी ऊंचाइयों तक पहुंचने की आसार रखती है। और ऐसा लगता है कि जोन के बाद भी इनका जो सितंबर का रिजल्ट आएगा ये हो सकता है इससे बेटर परफॉर्मेंस करे, इसलिए मार्केट जो डिप किया था उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट के नियर अबाउट पहुंच चुका। अब देखने वाली बात यह है, यहाँ पे प्रॉफिट रेट लगातार बढ़ी है, लगातार बढ़ी, लेकिन कुछ पीरियड से कई बार कमी भी देखने को मिला है एज पर द प्रॉफिटेबिलिटी। बट ईयर एंड ईयर बेसिस में हमने क्या देखा, लगातार क्या थी, ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर आ रही थी एज पर द सेल्स। प्रॉफिट को लेकर कहती है एज पर द ग्रोइंग्स कैटेगरी, कहती है ऑब्वियसली ग्रोइंग कैटेगरी बट नॉट एन एग्जैक्टली इन द टॉप ऑफ द ईयर, बिकॉज तो जून मार्च 22 में इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस किया था। नियर अबाउट कह सकते हैं कि लास्ट 12 महीने का डेटा भी अच्छा है, जिसकी वजह से इस पे इनका जो EPS है वो कई गुणों से रफ्तार से बढ़ती नजर आती है। जहाँ पे परसेंटेज को भी हम आंकलन करके देखेंगे क्या कहना चाहती। अब सवाल आता है इसको लेकर के, जो R2R को लेकर के जो हमने कहा था, इसके लिए हमने फंडामेंटल के एक पहलू तो देखा, वो पहलू था प्रॉफिट का दिखावा। अब इसके पीछे की जो क्या है बैकबोर्ड है ना, इसके लिए हमें चाहिए बैलेंस शीट की वो फिगर जो हमें ये संकेत देगा जो मार्केट में इसकी चली क्या क्या चली, इनकी
स्ट्रांगनेस की बात करिए यदि हम एसेट्स की तरफ देखा जाए तो बैलेंस शीट हमारे सामने ये दिखती है कि कैश में थोड़ा सा गिरावट था, लेकिन एसेट्स जिस रफ्तार से बढ़ती है लायबिलिटी उसका आधा बढ़ता है। मतलब ये कहता है कि स्ट्रांग बात करती है, मतलब इनके फंडामेंटल में बिल्कुल क्या कहती है, अभी तक के डेटा बेसिस इसके स्ट्रांग की बात करती नजर आई है। अब आते हैं हम कुछ पेमेंट वाली सिचुएशन में जहाँ पे इनकी लायबिलिटीज की तरफ देखें। अब यहाँ पे क्या है, इनकी प्रॉफिट एक दिखावा हो गया, जो हमने खर्चा किया, जो हमने किया। अब जब बैलेंस शीट क्रेडिट कार्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी संपत्ति की ब्यौरा होता है कि भाई आपके पास लायबिलिटीज क्या है, आपके पास एसेट्स है क्या। इसके क्रम की बात करें तो कंपनी ने कहा हमारे पास करीब करीब 2200 करोड़ के आसपास का नेट हमारे पास पेबल की बात करती है। ये और ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, तो सर रिजर्व भी तो है, रिजर्व कौन सा बैंक में पड़ा हुआ है, रिजर्व तो बुक्स में गया। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या होता है, इतना था, इनके पास एसेट्स अच्छी खासी पड़ी हुई है और अदर एसेट्स भी पड़ा हुआ है, जहाँ की क्या कॉल सेंटर की पैसे भी क्या उधार है क्या। तो कहते हैं 1100 करोड़ से ज़्यादा का हमारा भी उधार में है मार्केट। अब आखिर इनके प्रति क्लाइंट कौन है, यदि इसकी चर्चा किया जाए, क्या उन्होंने क्लाइंट के लिए कुछ लिस्ट बताई है क्या, ऐसा कुछ आंकड़ा देती है। जहाँ पे इनकी जिनकी क्लाइंट की बात करें, जहाँ पे AR और MI के लिए कंपनी कामकाज करती है, कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर कहती है, तो इनके पास क्लाइंट कौन है। कहती हैं वेयर टाइम एनर्जी एंड द पैसिव द एक्सपर्ट द राइट डेटा टू थिंक क्रिटिकल डीपली अबाउट द बिजनेस, इट इज द वाई अबव द 150 ग्लोबल बिजनेसेस ट्रस्ट अस टू ड्राइव दियर रिजल्ट। मतलब हमें समझ में ये आई, तो कंपनी के पास जो ये कहती है ना, चाहे हॉलीडेज की बात करो, कॉमकास्ट की बात करें, सिनर्सिस की बात करें, नौ की बात करो, नेशंस MI की बात, ये सब के पास का क्या करती है, ये काम कंपनी कामकाज करती है, जो उनकी क्लाइंट लिस्ट में हो सकता है। यदि रैपिड इंसाइट फोकस रिसोर्स इम्पैक्ट एम्प्लीफाइड की बात करती है और इस तरह के डेटा की बात करें, तो इसमें क्या कहते हैं, कुछ क्लाइंट की लिस्ट हम लेना चाहते हैं, शायद उस तरह के हमारे पास डेटा इसमें देखने को नज़र नहीं आती है, क्या करें। कोई बात नहीं, हम इसको क्या कर सकते हैं, इनसाइट की बात उन्होंने कहा था कुछ, मैं कहते हैं कि ब्लॉग्स हैं हमारे पास, वीडियोस हैं, तब इस पर ब्लॉग्स वीडियो क्यों देखें, केस स्टडी की बात उन्होंने कहा है, ई बुक्स की बात कहा है, छोड़ते हैं और चलते हैं सीधे सीधे हम कहाँ पे, अगले पड़ाव। अगले पड़ाव की बात करती है तो कंपनी में जो ये 1164 करोड़ के आसपास जो पैसा लगा है ना, इसके पीछे का पार्ट्स ये है, जिनके पैसा मिलता है जी करीब 2.5 महीने में, 3 महीने में मान लेता हूँ। 3 मंथ का क्या है टाइम फ्रेम है, क्या कलेक्शंस वाली बात तो नहीं कर रही है, या कुछ और की बात करती है। 1100 करोड़ से ज़्यादा 1160 करोड़ का आंकड़ा यदि हम देखें, हमारे सामने ये निकलती है, यदि इन टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखें, हमारे सामने है करीब करीब कितना का, 3 वैल्यू को हम लीजिए नोट करते हैं, 63 36 1160 के आसपास, और तीसरे नंबर की बात करें 515 की बात। देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो दिखती है ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट में डेटा भी ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन एक सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ ये है, इसके अकॉर्डिंग यदि आप इसको देखें तो शायद ये देखने को मिलता है करीब करीब 5, कितना पता है, 150 के आसपास, नहीं 100%, नियरली 125% के आसपास मान लेता हूँ, 125% के आसपास की इसके प्रॉफिट के बेसिस के अकॉर्डिंगली अभी भी डेटा पड़ा हुआ है, जो कि चिंतित की बात है। चिंता कहाँ दर्शाती है, केवल और केवल यही दर्शा। अब आखिर आते हैं कुछ पॉइंट को समझते हुए, जहाँ क्या कंपनी का सेल्स ग्रो एज पर द प्रॉफिट ग्रोथ एज पर द स्टॉक CGR। तो कंपनी की लगातार कंपाउंड सेल्स बढ़ी है, कंपाउंडेड प्रॉफिट बढ़ी है, लेकिन कंपेयरिंग विद द सेल्स प्रॉफिट की पार्ट थोड़ा सा न्यूट्रल से भी कम का आंकड़ा देता है, जबकि स्टॉक प्राइस इन द CGR में लगातार उछलता नजर आया, जो कि अभी कह सकते हैं कि नियर अबाउट द रिसेंटली ब्रेकआउट की बात करती है। इस पे हम टेक्निकल ट्रेंड पे चलेंगे, यहाँ पर रिटर्न इक्विटी की बात करते हैं करीब 15% नियरली। अब इस निवेश को, इस कंपनी को लेकर के यदि हम टेक्निकल की ट्रेंड की तरफ चलें, हमारे सामने निकल के आती है जो कंपनी के पास क्या था,
कंपनी के पास ये देखने को मिला था, जो यहाँ पे इन्होंने एक सपोर्ट लिया था। सपोर्ट के बाद फिलहाल कहते हैं अपनी नियर अबाउट द ब्रेकआउट, और रिसेंटली की ब्रेकआउट को तोड़ा है और पुराने ब्रेकआउट को, हिस्टोरिकल डेटा को तोड़ने की चाह रख के चल रहा है। जहाँ पे 52, चाहे 50 डे डे मार्क को देखें या 200 डे मार्क को देखें, कोई काम का सपोर्ट नहीं बनता है नियर अबाउट, केवल केवल वॉल्यूम को लेकर के। जो वॉल्यूम यहाँ पे आने के बाद वॉल्यूम दिखाता है, जो मार्केट में बड़े निवेशक यहाँ पे निवेश करते हुए नजर आते हैं, या बड़े ट्रेडर की बात हम करते हैं। इसके बेसिस पे यदि हम फिलहाल की कोई बल्क डील की तरफ देखें, तो फिलहाल 10-19 को बल्क डील हुआ था, और वो पार्टी थी जिन्होंने करके छोड़ा था। इसके अलावा की बात करूँ तो कंपनी का फिलहाल 9 मई का एक था। इसके अलावा मार्केट में उन्होंने क्या किया था, मार्केट में खरीदारी किया था HDFC म्यूचुअल फंड ने, वो जून वाले डेटा में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या कहती है, प्रमोटर्स इज द 53% की होल्डिंग में RPG वेंचर्स लिमिटेड है, और इसकी कितनी कंपनियां हैं इसकी चर्चा करें तो इनकी केवल एक ही कंपनी है, लेकिन RPG ग्रुप्स के हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी को लेकर के, तो FI की तादाद, DI भी अच्छी खासी। इस कंपनी में DI की अहम भूमिका है, और DI के अलावा पब्लिक की भूमिका उससे छोटा सा पार्ट है, लेकिन DI की भूमिका की बात करें तो ज़्यादा भूमिका कहती है, क्योंकि यहाँ पे DI FI से ज़्यादा अपनी पोजीशन लेके चलता है। उनको अच्छा पोटेंशियल लगता है आने वाले फ्यूचर्स ग्रोथ, जहाँ पे मई जून में शायद FGFC ने अपनी पोजीशन लिया था, और पोजीशन के लेने के बाद मार्केट ने और अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचा। और ये भी देखने को मिला, जो कंपनी के पास जब लिया और क्या, यहाँ से शिफ्ट कर गई कुछ पोजीशंस, कहाँ पे, DI के पास। यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना था, जो कंपनी में 2 लाख 3 लाख के आसपास भीड़ हुआ करता था, तो आज के टाइम में करीब 2.5 लाख से ज़्यादा का भीड़ है, जो हमारे सामने भीड़ का आंकड़ा हमने यहाँ पे स्टॉक पी के आंकड़े से देखा था। ये हमारे सामने ये भी दिखा था कि मार्केट में इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की तादाद क्या है। जहाँ लेटेस्ट सेंटिमेंटल के बारे में हमने देखा, उन्होंने प्रेस रिलीज की बात किया, और क्या किया था, उन्होंने कहा कि हमने एक कंपनी को एक्वायर किया जो कि UK बेस्ड कंपनी। इसके अलावा की बात करूँ तो कंपनी क्या कहती है फर्स्ट सोर्स RPSG इन्वेस्टर्स को लेकर के उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, IT इनेबल सर्विसेज, केमिकल्स इंडस्ट्रीज एंड पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर रही है, क्या है, केमिकल्स इंडस्ट्री, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पे कंपनी कामकाज करती है, FMCGs को लेकर, कंज्यूमर एंड रिटेल, स्पोर्ट्स, प्लांटेशंस और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी का कामकाज है। और इनकी ग्रुप्स की बात करें तो इनके ग्रुप्स में इतनी भारी भारी कंपनियां हैं ना, सोचिए, एक बार सोच के देखिए और समझ के देखिए। CESC, फर्स्ट सोर्स, ये कंपनी आती है एक। इसके बाद करें बात तो PPCL, RPGSC, ये NPCL, मतलब जितने सारे नाम देखें यहाँ पे, इतने सारे इनके पास ब्रांड्स हैं इस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर, और इस पूरे के पूरे ग्रुप में ये ब्रांड्स हैं। ये जब सारेगामा की बात कर रहे, सारेगामा शायद इनकी ग्रुप्स की है। इसके अलावा स्पेंशर्स इसी ग्रुप की है। और इसके अलावा की बात करें तो टू योम करके आती है, विदिन आती है, HEL आती है, इसके अलावा NPSL सा और फॉर्चून्स आती है। इनके ब्रांड्स की, इनकी ग्रुप्स ब्रांड्स के आसार से कंपनी का है। और इन्होंने कहा हमारे पास क्या है, पूरे के पूरे हम कहाँ कहाँ विस्तृत हैं, कहते हैं हम हर जगह विस्तृत हैं। चाहे रिवेन्यू में देखा जाए हमारे पास ये सिचुएशंस हैं, चाहे मार्केट कैप में हमारे पास ये कहती है पूरे के पूरे। और इन्होंने सारे के सारे यहाँ पे अपने डेटा को शामिल किया हुआ है, जहाँ पे फर्स्ट सोर्स बात। और लगातार जो कंपनी है, और कंपनी में अक्सर कारोबार ये भी आता है, जो कंपनी इंट्रा कंपनी की जो बिहाफ का काम है ना, कस्टमर केयर को, IT सर्विसेज को लेकर के, उस पर भी कंपनी का क्या होता है, वैल्यूशंस क्रिएट हो जाती है, और वही डेटा हमारे सामने आता है। और 32 पेज का डेटा है, शायद हम उतनी डेटा तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ पार्ट को लेते हैं जहाँ पे कंपनी कहती है कि हमारे पास ये डेटा फ्रेम था, हमने लगातार क्या किया था, एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस, उन्होंने कंप्लीटली डेटा की बात किया। और अभी फिलहाल उन्होंने YOY और Q दोनों को एक्सप्लेन किया, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो कंपनी अपनी पोजीशन को लेकर के YOY के डेटा की बात करूँ या Q और Q के डेटा की बात, दोनों तरफ से एक्सप्लेन करती नजर आती है। तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, इंटरेस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की पार्टी की क्या होती है, अहमियत बढ़ती नजर आती है। उनको लगता है अच्छा हमारे सामने ये सब के सब क्लियरिटी के साथ निकल के आ, ये कुछ डेटा था
अब आते हैं इस कंपनी के पीयर्स को लेकर, जहाँ पीयर्स में पीवी फिनटेक्स, ओकराविल्स फाइनेंशियल, टाटा एलेक्सिस, कोफोर जैसी कंपनी शामिल है, वहाँ इनको भी रखा गया है। शायद मुझे लगता है कि इनको यदि कॉल सेंटर बीपीओ वाली कंपनी है तो सब इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ और डेटा को कंपेयर किया जा सकता है, जहाँ पे इनकी डेटा की बात करें। यहाँ पे देखा जाए तो इनके पीयर्स में कहते हैं कि एसी एलेक्स हैं, एच जी एस हैं, एल ऑल 6 जैसी कंपनी शामिल है। फर्स्ट सोर्स के रिकॉर्ड के नियर अबाउट द पीयर्स में नियरेस्ट रिलेटिव की बात करें तो यहाँ कहती है आईटी सर्विसेज की, यहाँ पे हम कहते हैं कॉल सेंटर वाली कंपनी है, बिजनेस प्रोफेशनल की कंपनी है। ये ऐसा डेटा था जहाँ पे अब हम देखा जाए कंपनी को लेकर के, कंपनी क्या डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है हमेशा से लिए, तो और पार्ट भी देती है, तो कहती है यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी लगातार डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लेकिन डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड इनका नियर अबाउट द सेम है, इसमें कोई हलचल नहीं था, इतना ही देती है जितना पहले ही देती थी। अब सवाल आता है क्या इनके कुछ और पार्ट्स, तो उनको कहा कि पुअर्स ग्रोथ तो है सेल्स लेकर के, लेकिन हमारा चार्ट लगातार ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर है, और इस तरह की कैटेगरी को हम कहते हैं, पता है क्या, इस तरह की कैटेगरी को हम कहते हैं जो कि नियर अबाउट द 52 वीक की जो हाई को तोड़ने की उम्मीद से चल रहा ब्रेकआउट वाली सिचुएशंस है, इस तरह की चीज़ों को वैसे ही कहते हैं। दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं होता, कंप्लीटली एज ए लर्निंग पर्पस। 1 साल और 5 साल के डेटा बेसिस हमने सामने लगा कि 5 साल में करीब 608% की उछाल आई थी, और लगातार उछाल का सिलसिला इनका, चाहे इस टाइम फ्रेम के देखें, डेटा को देखें, इससे पहले भी डेटा को देखें, लगातार उछाल करते हुई आगे की मूवमेंट करती हुई नज़र आती है। और कंपनी के बारे में कुछ और कहती है तो संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, और ये यहाँ पे इनका कामकाज इंडिया, यूएस, यूके और द फिलीपींस में भी इनका कामकाज देखने को मिला है। कहती है 2001 में कंपनी बनी थी, 2001 के बाद देखिए मार्केट में 27,000 से ज़्यादा की एम्प्लॉय की कैपेसिटी है, एम्प्लॉय को जॉब पे रखा हुआ है। और दोस्तों मैंने इससे पहले भी स्टडी किया था, शायद उसमें आप जाकर के मैं आई बटन में लिंक लगा दूंगा, आप इसका भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी बात आपको बिल्कुल नहीं कही होगी जहाँ पे आपको मैं ट्रेडिंग्स के लिए या फिर एडवाइजरी के लिए हेल्प करते हूँ। दोस्तों ओनली एज अ लर्निंग पर्पस, एज अ लर्नर मार्केट में लर्न करता हूँ, वो भी लाइव करता हूँ, जो भी होता है वो आपके सामने रखता हूँ, और उसमें से यदि कुछ पोटेंशियल्स बनती है, कुछ ग्रोथ लेवल बनती है, तो हमारे चैनल को आकर के विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं। आते हैं लास्ट में गोल्डन रूल की तरफ क्या क्या आता है। अक्सर गोल्डन रूल सुनने में ये आती है और ये कहती हैं जो मार्केट में जब भी कोई आपके टर्म के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क के फैक्टर के अकॉर्डिंग टर्म और ग्रो को हाइब्रिड करने के बाद यदि मार्केट लगातार आपकी टर्म के अकॉर्डिंग चल रही है तो आपको अच्छी बात है, अदरवाइज नियर अबाउट द कट करके दोबारा पोजिशन बनाया जा सकता है। और मार्केट यहाँ पे देखने को लगा कि मार्केट में क्या हो रही है, लगातार भले ही अन्य हाई पर किसने लिया हो तो कुछ न कुछ तो लेके आ रही होगी, जो का इसका आंकड़ा कहता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों, नेक्स्ट लर्निंग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय इट एंड लाइक इट।